यहाँ पर कंप्लीट पावर प्लांट साइकिल का लेआउट दिया हुआ है। इस साइकिल में सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे स्टीम कंडेंसर कहाँ पर होता है। तो हमें पता है कि एलपी टरबाइन के जस्ट नीचे कपल्ड कंडीशन में लगा होता है। इस डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ से इस तरह से फ्लो करके इधर आ रहा, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल प्रैक्टिस में कंडेंसर वो एलपी टरबाइन के जस्ट नीचे ही कपल्ड कंडीशन में लगा होता है। जो भी स्टीम एलपी टरबाइन से डंप कर रही होती है नीचे, वो कंडेंसर में पास करती है और कंडेंसर में कंडेंस्ड होने के बाद वो हॉट वेल में कलेक्ट होती है, जहाँ से सीपी सक्शन लेता है। सो 500 मेगावाट के लिए, 500 मेगावाट बीएचईएल यूनिट के लिए क्या हो रहा है, जो हमारा एलपी टरबाइन है उसका जो फ्लोर होता है, अरेंजमेंट होता है, वो 17 मीटर पे होता है। और उसी के नीचे 8.5 मीटर के हाइट से एक्चुअल में एलपी टरबाइन जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो जाती है कंडेंसर की पार्ट, और नीचे 8.5 मीटर के पास से कंडेंसर स्टार्ट होता है और वो 0 मीटर तक हॉट वेल में चला जाता है। सो ये एक क्यूबाइडल बॉक्स जैसा होगा जिसमें अंदर में शेल साइड में बैफल्स लगा है, जहाँ से ऊपर से स्टीम डंप होता है वो नीचे की तरफ गिरेगा, और पैरेलल उसके CW का जितना भी ट्यूब्स है वो पास कर रहा होता है, टू पास सिस्टम में, और नीचे वाटर कंडेंस्ड होने के बाद हॉट वेल में कलेक्ट हो जाता है। डायग्राम में कूलिंग वाटर साइड की तरफ से कंडेंसर का लोकेशन दिखाया गया है। सो ये एलपी टरबाइन हो गया जो 17 मीटर में इंस्टॉल्ड है। उसके डक्ट के थ्रू ये नीचे की तरफ स्टीम फ्लो हो रहा है, जो भी डंप हो रहा है स्टीम, और वो जाकर फिर कंडेंसर में डंप हो रहा है। ये पार्ट कंडेंसर हो गया, कंडेंसर का ये पूरा पार्ट हो गया, और ये सामने वाला कंडेंसर का वाटर बॉक्स हो गया, जो CW कूलिंग वाटर है उसका वाटर बॉक्स हुआ। नो कंडेंसर के अंदर स्टीम आने के बाद डंप करता है, डंप करने के बाद ये बैफल प्लेट्स के थ्रू, जो सपोर्टिंग प्लेट भी है इन सारे प्लेट्स का, उसके थ्रू ये डिफ्लेक्ट होता हुआ अपना डायरेक्शन फॉलो करता है। डायरेक्शन फॉलो करने के बाद ये नीचे की तरफ जाता है, और जो ट्यूब्स की जब ऊपर से वो पास करता है तो अपना हीट वो रिलीज करता है, और कूलिंग वाटर उसका हीट टेक अवे करता है। फाइनली ये कंडेंस्ड होना स्टार्ट होता है, और कंडेंस्ड होकर नीचे हॉट वेल में वाटर कलेक्ट हो जाता है। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कूलिंग वाटर सिस्टम का। कूलिंग वाटर सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो कंडेंसेशन प्रोसेस में नहीं आएगा। कूलिंग वाटर सिस्टम का अरेंजमेंट हम लोग देख चुके हैं बेसिक हमारे फाउंडेशन सीरीज में। फॉरवे से वाटर खींचता है कूलिंग वाटर पंप्स। नौ CW पंप ने फॉरवे से वाटर खींचा, एक कॉमन हेडर बनाएगा, वो आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाके वाटर बॉक्स के इनलेट में जाएगा, इनलेट वाटर बॉक्स में जाएगा, और फिर वहाँ से ट्यूब्स में ये पैरेलल फ्लो करेगा। बहुत सारे मल्टीपल ट्यूब्स होते हैं और इधर आके कलेक्ट होगा वाटर। यहाँ पर वो वाटर बॉक्स कॉमन रहेगा, ये राइज करेगा, और प्रेशर के कारण ये इस साइड में अब फ्लो करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करते हुए सारे ट्यूब से निकल के ये आउटलेट वाटर बॉक्स में वाटर कलेक्ट हो जाएगा। फिर आउटलेट वाटर बॉक्स से ये दोबारा रिटर्न हेडर से चला जाएगा कूलिंग टावर में कूल होने के लिए। कूलिंग टावर में जाकर ये कुछ हाइट से वहाँ से शावर जैसा अरेंजमेंट होगा, जहाँ से ये नीचे की तरफ गिरेगा और साइड से एयर शक करेगा कूलिंग टावर में डिज़ाइन के कारण, और फाइनली ये बेसिन में यहाँ पे कलेक्ट होगा, और यहाँ से फिर दोबारा से ये फॉरवे में आ जाएगा मेकअप के हिसाब से, और साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सो कूलिंग वाटर साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडेंसर को रन कराने में। बिना कूलिंग वाटर साइकिल के कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होगा। नाउ यहाँ पर हम लोगों को ये नोटिस करना है कि कंडेंसर वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर देखेंगे ये टू पास सिस्टम है। टू पास सिस्टम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक वाटर जो है पूरा ये फ्लो करके इस डायरेक्शन से जा रहा है, आगे जाने के बाद ये दूसरे साइड में वाटर बॉक्स में कलेक्ट हो रहा है, वाटर बॉक्स से कलेक्ट होकर राइज हो रहा है, राइज होने के बाद ये दोबारा से रिवर्स पास में जा रहा है। सो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट पास कहलाएगा जो सामने की तरफ जा रहा है, और सेकंड पास में ये रिटर्न हो रहा है, इसलिए इसे टू पास सिस्टम कहते हैं। सेम अमाउंट ऑफ वाटर फर्स्ट पास से एक बार गया और दूसरी बार भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर रिटर्न हो रहा है सेकंड पास, इसलिए ये टू पास सिस्टम कहलाएगा। सो जो 500 BHEL का स्टैंडर्ड कंडेंसर होगा वो टू पास कंडेंसर होता है। ना अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है कि कंडेंसर को जब फ्रंट से देखेंगे तो उसमें वाटर बॉक्स चार दिखेगा हमें, एक लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, फिर ये इस तरह से चार दिखेगा, और अंदर में प्लेटिंग की हुई है। सो जो कूलिंग वाटर आ रहा है वो इस तरह से आएगा। इनकमिंग कूलिंग वाटर दो लाइन से आता है, एक आता है राइट साइड वाला और एक आता है लेफ्ट साइड। ये दोनों इनलेट है, इनलेट आएगा दोनों, और बहुत सारे मल्टीपल ट्यूब्स के पाइप से अंदर जाएगा, ये अंदर की तरफ दोनों तरफ जा रहा है। और फाइनली पीछे की तरफ जब हम लोग देखेंगे रियर एंड का, तो इसमें दो वाटर बॉक्स हमें दिखेगा। ये यहाँ पे इनलेट ओपन हो जाएगा, और इसी में ऊपर की तरफ जाने के बाद आउटलेट हो जाएगा, बट ये कॉमन रहेगा यहाँ पे। सो जो भी वाटर आएगा वो नीचे वाले से आएगा, और प्रेशर के कारण ये ऊपर वाले में इन करेगा। सो नीचे से आकर ऊपर में ये खुद ही इन कर जाएगा। इन दोनों के बीच में प्लेटिंग होगी, बीच वाली ये प्लेटिंग होगी जो इसको डिवाइड करिए, बट ऊपर नीचे की प्लेटिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेशर से ड्राइव हो रहा है। सो फ्रंट साइड में चार वाटर बॉक्स हमें देखेगा सेपरेट सेपरेट, चारों का वाटर बॉक्स का मैन होल होगा, इससे हम लोग इंटर कर सकते हैं, और बीच में प्लेटिंग होगा, ये बिल्कुल चारों सेपरेट होगा। बट रेयर साइड में जब हम लोग जाएंगे तो दो ही मैन होल दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा, टॉप में दो मैन होल दिखेगा और इसके बीच में प्लेटिंग हमें दिखेगी। सो इस मैन होल से जब जाएंगे तो ये हम लोग पूरा एक
यहाँ पर खड़े होके पूरे इस वाटर बॉक्स को देख सकते हैं, जिसमें इनलेट ट्यूब्स नीचे की तरफ दिखेगा। सपोज ये 2 मैनहोल है और यहाँ हम लोग एंटर करके खड़े होंगे, तो इस वाटर बॉक्स में जो भी ट्यूब्स नीचे की तरफ होगी वो पूरी दिखेगी, और इस ट्यूब से पानी इनकमिंग आएगा, वाटर इनकमिंग आएगा, और जो ऊपर की ट्यूब्स जितनी भी दिखेगी वो सारे से ये वाटर राइज करके उसमें इन करेगा और आउटगोइंग चला जाएगा। सो इधर भी जब जाएंगे तो 2 वाटर बॉक्स सेपरेट सेपरेट दिखेगा, और सामने में जब हम लोग जाएंगे एंटर करेंगे तो हमें 4 वाटर बॉक्स सेपरेट सेपरेट दिखेगा। यहाँ पे वाटर बॉक्स, और वाटर बॉक्स में मैन होल के थ्रू घुसेंगे, उसके बाद बहुत सारी ट्यूब्स दिखेगी, और ये सिर्फ इस सेक्शन की ट्यूब दिखेगी, दूसरे सेक्शन की ट्यूब सेपरेट रहेगी प्लेट्स के थ्रू। सो हमारा यहाँ पर अगर बात करेंगे कंडेंसर का, तो वो 2 पास सिस्टम हो गया, 2 पास सिस्टम हो गया कंडेंसर। और साथ में ये याद रखना कि 4 वाटर बॉक्स होगा फ्रंट में, और 2 वाटर बॉक्स होगा रियर साइड में। ये फ्रंट साइड होगा एंड दिस विल बी रियर साइड। सो इस तरह का अरेंजमेंट होता है कंडेंसर का। और कूलिंग वाटर सिस्टम का काम क्या है? मेन काम कूलिंग वाटर सिस्टम का हीट को एक्सट्रैक्ट करना है स्टीम से, ताकि कंडेंसेशन हो पाए, कंडेंसेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। ना यहाँ नीड ऑफ कंडेंसर हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। पर्पस क्या हो गया कंडेंसर का? कंडेंसर का पर्पस मेन यही है कि स्टीम से वाटर को कन्वर्ट कराना कंडेंसर के अंदर, ताकि साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। इफेक्ट क्या आएगा? जब भी कंडेंसर के अंदर स्टीम को कंडेंस्ड किया जाता है तो स्टीम का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। कंडेंसेशन जब होगा तो वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये स्टीम श्रिंक करेगा, श्रिंक करने के कारण यहाँ पर स्पेस वैक्यूम क्रिएट होगा। क्योंकि कंडेंसर लीक प्रूफ है तो ये वैक्यूम क्रिएट होने के कारण ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप करेगा, इसीलिए कंडेंसर के अंदर हमारा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। नीड कंडेंसर का क्या पड़ गया? सपोज हमारा थर्मल पावर प्लांट है, उसमें हम लोगों का मेन टारगेट क्या होता है? वाटर से स्टीम में कन्वर्जन कराना। बॉयलर के अंदर ये काम करते हैं, और फिर स्टीम जाती है टरबाइन में, टरबाइन ब्लेड्स को रोटेट करती है, रोटेट करने के बाद ये स्टीम वीक हो जाती है। वीक कहने से मतलब मेरा ये है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर इसका ड्रॉप कर जाता है, इंथैल्पी कम हो जाती है, और उसके बाद ये जाती है कंडेंसर में, हमें पता है, और कंडेंसर में इसे हम लोग कंडेंस्ड करके दोबारा से वाटर में कन्वर्ट कराते हैं, और फिर ये वाटर दोबारा से भेज देते हैं बॉयलर के अंदर। यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हम लोग इस पार्ट को अवॉइड नहीं कर सकते? कंडेंसर वाले पार्ट को अवॉइड कर सकते हैं? ये जो वीक स्टीम है इसको डायरेक्टली क्या हम लोग बॉयलर में इंपुट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बॉयलर में हमें फाइनली फिर से स्टीम ही रीजनरेट करना है। सो ये थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है या नहीं है वो हम लोग देखेंगे। सपोज हम लोगों ने यहाँ पर स्टीम को लिया, और इस स्टीम को हम लोग बॉयलर में सेंड करना चाहते हैं। बॉयलर में सेंड करने के लिए कंडीशन ये है कि इस स्टीम का हमें प्रेशर को इंक्रीज़ कराना होगा। इस प्रेशर को इंक्रीज़ कराने के लिए हम लोगों को, क्योंकि बॉयलर में प्रेशर इंक्रीज़ नहीं, बॉयलर में टेम्परेचर एडिशन होता है ना, टेम्परेचर ऐड करेंगे फ्यूल के एनर्जी से, बट इसको प्रेशर देना होगा। प्रेशर इंक्रीज़ कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ Q1 हम लोग ऐड करें जो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कराएगा ना। प्रेशर इंक्रीज़ कराने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? हम लोगों को गैस को हैंडल करने के लिए, प्रेशर इंक्रीज़ कराने के लिए जो हमारे पास है वो है कंप्रेशर। कंप्रेसर लगाना होगा ना। कंप्रेसर वर्क डन जब हम लोग देखेंगे कि कंप्रेसर का इनपुट वर्क कितना होता है, तो ये डिपेंड करता है इसके वॉल्यूम पे भी, कि स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है और इसमें कितने वॉल्यूम को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। सो जब हम लोग इसको थर्मोडायनेमिकली देखेंगे तो ये दिखेगा कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम को इसको हैंडल करना होगा कंप्रेसर को। इसके लिए वर्क इनपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा कंपेयर टू पंप। पंप को वर्क इनपुट जो भी इसको लगेगा वो डिपेंड करेगा प्रेशर कितना इंक्रीज कराना हो और ये कितने वॉल्यूम का हैंडल कर रहा है ना। हम लोगों को पता है कि सेम मास ऑफ स्टीम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेम मास ऑफ वाटर के, इसलिए ये इनपुट वर्क हमें कम करना था। इसके लिए हम लोगों ने कंप्रेसर को यूज़ में ना ला के पंप को लाया। पंप को लाने के लिए कंडीशन ये था कि स्टीम को हम लोगों को वाटर में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हम लोगों ने इतने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया। एक बड़ा सा कंडेंसर लगाया, कंडेंसेशन के लिए कूलिंग वाटर का सेटअप किया, और उसके लिए कूलिंग वाटर के को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर का अरेंजमेंट किया। अगर सपोज मान लेते हैं किसी ने कंप्रेसर लगाया तो क्या होगा? जो वर्क आउटपुट, नेट आउटपुट है वो होता है वर्क जो टरबाइन में निकल रहा है माइनस जो वर्क डन पंप में मिल रहा है। पंप में नहीं लेके कंप्रेसर मिलेंगे। सो वर्क आउटपुट जो टरबाइन में मिल रहा है उसका एक लार्ज पार्ट जो है वो कंप्रेसर खा जाएगा, जिस कारण से वर्क नेट जो है हमारा वो बहुत कम हो जाएगा, और ये हमारे लिए इफ़िशियंट नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को ये करना कंपलसरी हो जाता है कि हम लोग कंप्रेसर नहीं यूज़ करके पंप यूज़ करेंगे, जो लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर को हैंडल करके कंपेयर टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम को। सो कंडेंसर के अंदर हो भी तो यही रहा है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम जो आ रही है उसको हम लोग स्मॉल अमाउंट वॉल्यूम ऑफ वाटर में कन्वर्ट करें, जिस कारण से वैक्यूम भी क्रिएट हो रहा है।
और इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को सीपी सक्शन लेके बॉयलर के लिए प्रेशर क्रिएट करता बीएफपी और उसके बाद वहाँ सेंड कर देता। बट ध्यान रखेंगे कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम जो कन्वर्ट हो रहा है स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअल में स्मॉल नहीं है, कंपेयर टू स्टीम स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर है। नो, इस पार्ट में ध्यान से देखेंगे कि कूलिंग वाटर के सिस्टम में कौन है जो, इस पार्ट में हम लोग ध्यान से देखेंगे कंडेंसर के अंदर वैक्यूम क्रिएट किसके थ्रू हो रहा है और वैक्यूम मेंटेन कौन कर रहा है। ये क्वेश्चन एक बहुत ही फिजिबल क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू के लिए कि विच इज क्रिएटिंग वैक्यूम इनसाइड द कंडेंसर और विच पार्ट इज मेंटेनिंग द वैक्यूम इनसाइड द कंडेंसर। सो ध्यान से अगर देखा जाएगा कि कंडेंसर को हम लोग लीक प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि इसमें एयर इनग्रेस ना हो, फिर भी थोड़ी सी एयर इनग्रेस होती है, अगर उसको अवॉइड कर देते हैं तो ये लीक प्रूफ है। लीक प्रूफ है इसका मतलब कंडेंसर पूरी तरह से सील्ड है ना, इसके अंदर डंप हो रहा है स्टीम, स्टीम की लार्ज वॉल्यूम है, ये श्रिंक करेगा कंडेंसेशन के कारण। कंडेंसेशन किसके थ्रू हो रहा है, कूलिंग वाटर के थ्रू जो आ रहा है टू पास सिस्टम में इन एंड आउट होके जा रहा है और ये हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है स्टीम से, जिसके कारण हीट एक्सट्रैक्ट करने के कारण यहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। और कंडेंसेशन होने का मतलब है कि एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम श्रिंक करके एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगा कंपेरेटिवली। सो ये नीचे हॉट वेल में कलेक्ट हो जाएगा, बट जब ये श्रिंक करेगा स्टीम इतना लार्ज वॉल्यूम का तो यहाँ वॉल्यूम वैकेंट स्टार्ट होगी। वैकेंट होने के कारण कंडेंसर के अंदर वैक्यूम खुद ही जनरेट होगी, क्योंकि इसे सक्शन करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, लीक प्रूफ है तो बाहर से सक्शन कुछ आएगा नहीं, तो वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा जिस कारण से यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है। सो अगर क्रिएट पूछा जाएगा कि क्रिएट किसके कारण हो रहा है तो आंसर होगा CW, कूलिंग वाटर, क्योंकि कूलिंग वाटर ही वो एजेंट है जो हीट एक्सट्रैक्ट करके ले जा रहा है, जिसके कारण कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो पा रहा है और इसी के कारण श्रिंक होने के कारण वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है। नो, नेक्स्ट पार्ट है कि मेंटेन कौन करता है। मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने वैक्यूम पंप लगा के रखा है। जो भी लीकेज इन हो रहा है एयर का, जो लीकेज, जो वैक्यूम स्पेस, जो वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा उसमें एयर साइड से कहीं ना कहीं से लीक कर रहा है कंडेंसर के अंदर, ये लीक करके प्रेशर को धीरे 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 करके नॉर्मलाइज करने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये स्पेस जाके एयर और नॉन कंडेंसेबल गैसेस ये सभी स्पेस जाके ऑक्यूपाई करेगा, तो वैकेंट स्पेस जो वो ऑक्यूपाई होना स्टार्ट होगा। ये ना हो इसके लिए हम लोगों ने वैक्यूम पंप लगा के रखा। वैक्यूम पंप कंटिन्यूअसली जो भी एयर लीक कर रहा होता है उसको खींच के बाहर निकालता है, एयर और नॉन कंडेंसेबल गैसेस को ये खींच के बाहर निकालता है और बाहर निकाल के ये सेपरेट करता रहता है, जिस कारण से ये वैक्यूम को मेंटेन कर पाता है। सो मेंटेन करने का काम वो कर रहा है वैक्यूम को, दैट इज वैक्यूम पंप। ना इस पार्ट में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल 500 मेगावाट यूनिट का कंडेंसर को बाहर से दिखाया गया। सो ये 500 मेगावाट यूनिट का कंडेंसर है, ये रियर साइड है। रियर साइड जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा कंडेंसर दिख रहा है, बीच में सेपरेशन है, सेपरेटिंग प्लेट है और यहाँ पर एक मैनहोल दिख रहा होगा, एक यहाँ पे मैनहोल दिख रहा होगा। ये रियर साइड का वाटर बॉक्स है, यहाँ पर दो वाटर बॉक्स होता है। जब इस मैनहोल की तरह अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग खड़े होंगे तो सिर्फ ट्यूब्स दिखेगा, ये सारे ट्यूब्स दिखेंगे फर्स्ट पास का, जो फर्स्ट पास कंप्लीट करने के बाद जो वाटर कलेक्ट होगा उसका ट्यूब्स है, और फिर ऊपर में भी ट्यूब्स दिखेंगे। इन दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं होगा, फ्रंट बॉक्स में सेपरेशन होगा, यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं होगा। यहाँ से वाटर आएगा फर्स्ट पास कंप्लीट करके और खुद ही राइज करेगा प्रेशर के कारण ऊपर की तरफ, और इन सारे ट्यूब्स में इन करेगा जो सेकेंड पास में ट्रेवल करने के लिए रेडी है। सिमिलरली ये लेफ्ट साइड का है, यहाँ पर सारे ट्यूब्स जो सेपरेट नहीं होगा बट बहुत सारे मल्टीपल ट्यूब्स होंगे, ये फर्स्ट पास कंप्लीट करके यहाँ आ रहा होगा, प्रेशर के कारण वाटर ऊपर की तरफ राइज करेगा, कोई सेपरेशन नहीं होगा, और राइज करने के बाद ऊपर में जो भी ट्यूब्स मिलेंगे वो सेकेंड पास में वाटर अब ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा सेकेंड पास के लिए। ये ओपन कंडीशन में है, ये कंडेंसर हो गया, ये बीच में सेपरेटिंग प्लेट्स हो गया, ये मैन होल है और ये मैन होल है, ओपन कंडीशन मैन होल यहाँ पर दिखाया गया। ये क्लोज व्यू है मैन होल का, अगर ध्यान से देखेंगे तो क्लोज व्यू है, और अंदर जब ध्यान से देखा जाएगा तो यहाँ पर ट्यूब्स आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ट्यूब्स है, ये मल्टीपल ट्यूब्स है जिससे CW वाटर ट्रेवल करेगा। पैरेलल ट्यूब्स बहुत सारे हैं वाटर बॉक्स के अंदर, पहले वाटर बॉक्स में वाटर कलेक्ट होता है, उसके बाद ये सारे ट्यूब्स में प्रेशर के कारण वाटर एंट्री होती है और पैरेलल फ्लो स्टार्ट करता है कूलिंग वाटर, और ऊपर से स्टीम इसके ऊपर से क्रॉस फ्लो में पास कर रही होती। इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ हॉटवेल देखा गया, हॉटवेल जो नीचे का एक सिलेंड्रिकल सेमी सिलेंड्रिकल बॉक्स जैसा होगा, लेंथ होगा इसके पास अपना, यहाँ पर जो भी कंडेंस्ड हो रहा है वाटर वो आकर यहाँ कलेक्ट हो जा रहा है वाटर फॉर्म, और यहाँ से फिर ये लाइन दिख रहा होगा, ये CP का सक्शन है, CP पंप, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, यहाँ से सक्शन ले रहा, जो सक्शन लेके प्रेशर इंक्रीज करा के डीएरेटर तक वाटर को पहुँचाता है। ये मैन होल है, ये क्लोज फॉर्म में है, भी इसको खोल के हम लोग हॉटवेल का इंस्पेक्शन किया जा सकता है।
ये वाटर बॉक्स का और क्लोज व्यू है। यहाँ पर जाकर हम लोग बैठ सकते हैं और सामने देख सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल ट्यूब्स हैं। मल्टीपल ट्यूब्स जो भी हैं CW, ये ब्लॉक हो जाते हैं कभी कभी, इसकी क्लीनिंग भी कराई जाती है। तो इसके अंदर जाके वाटर जेट के प्रेशर के साथ इसको क्लीन किया जाता है। ये सारे ट्यूब्स हैं और ये फैब्रिकेशन प्लेट्स हैं जो इसको होल्ड करने के लिए सपोर्टिंग प्लेट भी कह सकते हैं। और साथ में ये बैफल्स की तरह भी काम करेंगे। अगर अंदर में ये प्लेट एक्सटेंडेड होगा तो ये बैफल की तरफ भी काम करेगा, जो स्टीम को डिफ्लेक्ट करा सकता है और डायरेक्शन दे सकता है फॉर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर इफिशिएंसी ना। यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि ये लाइट्स ग्लो कर रहा है। ये लाइट्स अपोजिट साइड वाले वाटर बॉक्स में जाके एक पर्सन ने टॉर्च ऑन किया है, जिस कारण से ये लाइट दिख रहा है। ये लाइट टेस्ट है, टॉर्च टेस्ट भी कह सकते हैं इसे। ये अपोजिट साइड वाले वाटर बॉक्स में एक पर्सन जाके उधर से लाइट ग्लो करता है, क्योंकि ये ट्यूब्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैं। सो लाइट इस अपोजिट साइड से इस साइड आ जा रही है और लाइट्स विजिबली अगर क्लियर दिख जा रही है, इसका मतलब ये ट्यूब क्लीन है। और कहीं भी किसी ट्यूब्स में अगर लाइट ब्लॉकेज आएगी, इसका मतलब ट्यूब्स में ब्लॉकेज है। उस ट्यूब को हम लोगों को प्लग करना होगा, मतलब उसका ये पार्ट और अपोजिट साइड वाले पार्ट में एक प्लग घुसा देंगे, जिस कारण से वाटर इसमें एंटर ना करे, क्योंकि ये ब्लॉक है तो प्रेशर इंक्रीज कराया गया, इसलिए इसको प्लग इन कह देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके बहुत सारे ट्यूब्स प्लग किए जाते हैं और बाद में जब एक बार कैपिटल ओवरहॉलिंग होता है, बड़ा ओवरहॉलिंग होता है, उसमें कंडेंसर के ये सारे ट्यूब्स को निकाल के चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे टेक्निकल डिज़ाइन डेटा दे दिया गया है कुछ कंडेंसर का, कुछ इंपॉर्टेंट डिज़ाइन डेटा 500 मेगावाट BHE यूनिट के लिए। तो कूलिंग वाटर का जो फ्लो होता है डिज़ाइन, वो है 55,000 मीटर क्यूब पर आवर। और ये फ्लो करा कौन रहा है? ये CW पम्प्स करा रहा है। ये CW पम्प्स है। 4 पम्प्स अवेलेबल होता है, 3 रनिंग होता है नॉर्मल केसेस में और एक स्टैंड बाय मोड में रहता है। ये पंप कॉमन हेडर बनाता है और उस कॉमन हेडर का एक प्रेशर होता है जो अप्रॉक्स 2 kg पर cm² का होता है। और ये प्रेशर होता है और फ्लो इसका लगभग 50 to 55,000 मीटर क्यूब पर आवर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडेंसर लोड। कंडेंसर लोड का मतलब हो गया कंडेंसर में कितना स्टीम फ्लो कर रहा है, कितने स्टीम का कंडेंसेशन रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से ये फुल लोड कंडीशन में 55,000 मीटर क्यूब पर आवर का वाटर फ्लो रिक्वायर्ड होता है हमारे कंडेंसर में कूलिंग वाटर का। कूलिंग सरफेस एरिया देखेंगे, ये बहुत ह्यूज सरफेस एरिया, 36,603 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया। इतना सरफेस एरिया क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ ट्यूब्स भी बहुत ज़्यादा है और एक ट्यूब का सरफेस एरिया था πdl, जो सामने πd हो गया और ये लेंथ हो गई l। सो πdl सरफेस एरिया है। नंबर ऑफ ट्यूब्स जब ध्यान से देखेंगे तो वो दिखेगा, टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्स अगर देखेंगे तो ये है 24,398 नंबर्स ऑफ ट्यूब्स। सो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्यूब्स होने के कारण सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा है और इसमें रिक्वायर्ड फ्लो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। नंबर ऑफ ट्यूब्स यहाँ कंडेंसिंग जोन में दिखाया गया और एयर कूलिंग जोन में भी अलग अलग दिखा दिया गया। साइज ट्यूब्स का देखेंगे, इट विल बी 31.75 mm इसका डायमीटर है और थिकनेस 0.7112 mm थिकनेस होता है। सो एक आइडिया लगा सकते हैं हम लोग कि किस साइज़ का ट्यूब्स दिख रहा होगा और वो डायग्राम में भी दिख सकता है कि कितना ट्यूब होगा। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इंक्लानेशन ट्यूब्स में प्रोवाइड किया गया है। सपोज ये हमारा इस तरह से कंडेंसर है, ये हमारा सामने वाला फ्रंट वाटर बॉक्स है और ये रेयर वाटर बॉक्स है। ट्यूब इसमें है, वाटर बॉक्स में तो ट्यूब है नहीं, इसमें ट्यूब्स है ना। इस ट्यूब्स में एक इंक्लानेशन प्रोवाइड किया गया, एक इंक्लानेशन प्रोवाइड किया गया मतलब ट्यूब्स को कुछ हल्का सा इंक्लाइन कर दिया गया। नो, इंक्लाइन करने से 0.5 डिग्री का इंक्लानेशन है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? जब जेट क्लीनिंग करेंगे तो इसके अंदर जो भी वाटर कंटेंट आखिरी में बच जाएगा, अगर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होता तो उसे निकालना थोड़ा टफ हो जाता, हमें ड्राई करना होगा। इसके लिए ये इंक्लानेशन के कारण वो धीरे धीरे करके सेल्फ ड्रेन आउट हो जाता है और सामने वाले वाटर बॉक्स में कलेक्ट हो जाता है। सो इसलिए ट्यूब का इंक्लानेशन प्रोवाइड किया जाता है सेल्फ ड्रेनिंग के लिए, जब हम लोग क्लीनिंग करें उस केस में ये काम आता है।